Assalamu alaikum students, welcome to Arif Lankar classes. So today is our second lecture on the electricity, which is the third chapter of your class 10th physics बेटा. तो बेटा जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें एक तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखी हुई थी बेटा इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट एक टच किया हुआ था कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट, और वो कॉन्सेप्ट में एक रिवाइज भी कराऊंगा और उसके आगे हम मजीद आज के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे बेटा. उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इस एक हाफ ऑफ बोर्ड में क्या लिखा हुआ है. बेटा इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि जब हम आज का कॉन्सेप्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट जो आज का है जब हम वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 12.1 जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की है वो हम करने जाएंगे, और उसके बाद जो कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस है उसी के साथ 3 क्वेश्चंस है वो हम करने जाएंगे जो ब्लू कलर में आपके किताब में होते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस एक टॉपिक के बाद ही. याद रखना बेटा एग्जाम्पल्स भी आपके जेके बोस या आपके सीबीएसई एग्जाम्स में आराम से आ सकते हैं, और जो इंटेक्स क्वेश्चंस है ये आराम से आपके जेके बोस और सीबीएसई एग्जाम्स में आ सकते हैं बेटा. तो इनको आप मिस नहीं कर सकते हो, इन पर हम अच्छी तरीके से ये सवाल भी अच्छे से समझेंगे, और जो पिछला वाला लेक्चर है उसका जो कुछ आधा कॉन्सेप्ट है वो हम इस लेक्चर में बेटा कंप्लीट करने जाएंगे बेटा. एंड बेटा इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस इलेक्ट्रिसिटी एट देयर होम्स बेटा. पेन और कॉपी को आगे रखकर पूरी अटेंशन मेरी ओर रख लेना बेटा. तो अगर हम बेटा हमारा पिछला वाला लेक्चर देख लेंगे तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा हुआ था कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, और उसी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में और एक बार लिखूंगा बेटा बोर्ड पर, उसको और एक बार रिवाइज करवाऊंगा और उसके आगे फिर हम आराम से चलेंगे बेटा. तो हमने बेटा बात की हुई थी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, हमने बात की हुई थी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी डेफिनेशन में बेटा मैंने वहां पर ये चीज लिखवाया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेंगे सो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. ये बेटा जी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. तो इसमें मैंने ये बात बोली हुई थी कि अगर आपको पहले ये चीज कॉन्सेप्ट समझना है कि चार्ज क्या होता है तो इसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा बेटा एटम का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का, थोड़ा उसके अंदर की दुनिया हमको देखनी पड़ेगी बेटा. हमने बोला कि उस एटम को हम अंदर कैसे देखते हैं बाय स्पेशल टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप कॉल्ड एज द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. हमने बोला इस एटम के अंदर हमने सेंटर पर एक स्फेरिकल बॉल देखी जिसको आप न्यूक्लियस कहते हो. उस न्यूक्लियस के अंदर बेटा होते हैं 2 टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड एज द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स का चार्ज न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है. फिर हमने ये बात भी कही हुई थी कि इस एटम के इर्द गिर्द कुछ शेल्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं. उन ऑर्बिट्स में और एक चार्जर पार्टिकल्स कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं बेटा वहां पर. फिर हमने बोला था अगर आपको कोई भी दुनिया में सवाल कर लेगा कि बेटा चार्ज होता क्या है तो आपको उसको बताना है कि प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द चार्जेस. जो प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है. लेकिन अब हम जब इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं इससे पहले और एक बात बताना चाहूंगा कि एटम जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली अटैच्ड होते हैं, आपस में टाइटली होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स कॉल्ड एज द न्यूक्लियर फोर्स. मैंने आपको ये बात ही बताई हुई थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो 2 पॉजिटिव चार्जेस आपस में इतना नजदीक होते हैं कि उनकी डिस्टेंसेस हम कैलकुलेट कर पाते हैं, इतनी पहले वो डिस्टेंस तंग होती है कि उसको एक स्पेशल यूनिट हमको यूज करना पड़ता है कॉल्ड एज द फेम्टोमीटर. दूसरी बात बेटा ये चीज है कि जब आप चार्जेस की बात कर लोगे तो आप यही कहोगे जो मैंने इससे पहले कहा था कि प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द चार्जेस, जहां पर प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है बेटा जी. उसके बाद हमने अब बताया कि हाँ चलो चार्जेस तो है लेकिन वो कौन से वाले चार्जेस है जो रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए. हमने बोला प्रोटॉन्स तो टाइटली होते हैं, प्रोटॉन्स तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से टाइटली होते हैं, तो फिर कौन सा फिर रिजल्ट करता है हमको इलेक्ट्रिक करंट में, कौन से वाले चार्जेस, दोज आर इलेक्ट्रॉन्स बेटा. और वो भी कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स, दोज आर टू बी कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो मैंने बोला हुआ था कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी मेटल की बात कर लेंगे तो उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल भी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया, वैलेंस शेल यानी सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बता
देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं वही बेसिकली रिजल्ट करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा सर, ये कैसे करते हैं रिजल्ट इन द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कॉल्ड एज द फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना। इस बहने का मतलब ये नहीं है कि जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं वही रिजल्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। बात फिर ऐसी है कि उनको पहले हम उन वैलेंस, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी आपको पढ़ाई हुई थी कॉपर वायर की। मैंने बोला सपोज ये हमारे पास एक कॉपर वायर है, आपको ऑलरेडी पता है कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 है, यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है बेटा 2,8,18,1 2,8,18,1। तो इसके वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम यही एक कॉपर वायर लेंगे, इसमें ट्रिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ द कॉपर एटम्स होंगे। तो अगर मैं उन्हीं को ऐसे बनाऊंगा न्यूक्लियस और ये है शेल्स, तो सपोज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर है, आउटर मोस्ट शेल में है। ऐसे ही एक एटम तो नहीं होगा, ऐसे ही हजारों होंगे। सपोज ये न्यूक्लियस है और ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर मैं फॉर एग्जांपल डायग्राम में 3 एटम्स बना पा रहा हूं, आपको इमेजिन करने कि ऐसे ही ट्रिलियंस है। सिमिलरली यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, यानी वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बेटा एक होगा यहां पर, इस वाले केस में, कॉपर के केस में। तो मैंने बोला अब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये तो एक एटम में अंदर ही खुद ही मूव कर रहा होता है। उसके लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट बोला, 2 टाइप्स ऑफ द फोर्सेस आर रिस्पांसिबल। नंबर 1 सेंट्रीपिटल फोर्स, नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ओवरकम हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, जिसकी वजह से ये गोल गोल घूमता रहता है। इसी के कंपैरिजन में मेरी एग्जांपल एक उठाई हुई थी, कैसे एक मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। समझो बेटा, अब इसका आउटर मोस्ट शेल में घूमना इस इलेक्ट्रॉन का, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हमको जब ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन, जब वहां से निकलकर दूसरे एटम में चला जाए, दूसरे एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीसरे एटम में चले जाए, और ऐसे यही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं। लेकिन सवाल पैदा हो जाता है कि अगर ये वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे निकलेगा वहां से? इसके लिए मैंने आपको बोला बेटा, इसके लिए हमको एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो एनर्जी हमको कहां से मिलती है? वो एनर्जी हमको मिलती है थ्रू द बैटरी और द सेल। सर बैटरी क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सर सेल क्या होता है? सेल क्या होती है? जिसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो हमको प्रोवाइड करती है बेटा एनर्जी, दैट इज बेसिकली योर सेल। ठीक है बेटा, तो ये था फ्लो, चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं। ये था चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं कि हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से एक फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक बैटरी है, या बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो इसका मतलब सपोज मैं ऐसे ही यहां पर 3 सेल्स लगाऊंगा, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द, दिस इज कॉल्ड बैटरी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स है। तो ये बैटरी का क्या काम कर रही है? ये बैटरी ये काम कर रही है कि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये आउटर मोस्ट शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में चला जाता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक तो आपस में रिपल भी होते हैं, और बैटरी से और एनर्जी मिल जाती है। तो दोनों, या तो एक या तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलते हैं और तीसरे वैलेंस शेल में पहुंचते हैं, और इस तीसरे एटम के ऐसे ही सो ऑन ये चीज होता रहता है। ऐसे ही ये फ्लो हमारा चार्जेस का ऐसे ही बेटा होता रहता है। यहां तक हमने देखा हुआ था पिछला वाला लेक्चर। अब मैं वहां पर मैंने आपको बोला था कि थोड़ा टाइम हमको लास्ट में कम पड़ा, हमने इस रेट को अच्छे से समझा नहीं। अब मैं इस लेक्चर में थोड़ा पहले रेट पर थोड़ा बात कर लूंगा बेटा, ठीक है? समझो बेटा बात। तो बेटा जब हम अब रेट की बात कर लेंगे बेटा, पूरा कंसंट्रेशन मेरी ओर रख लेना बेटा जी, पूरी कंसंट्रेशन बेटा मेरी ओर रख लेना बेटा। जब हम बात करते हैं रेट की, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखी बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इस रेट का मतलब क्या होता है? दुनिया में अगर कोई भी क्वांटिटी होगी, कोई भी दुनिया में अगर क्वांटिटी होगी, अगर आप उसको डिवाइड बाय टाइम कर रहे हो तो वहां पर वो मानी जाएगी रेट। यानी दुनिया की कोई भी क्वांटिटी, उसको डिवाइड बाय जब हम टाइम करते हैं वो मानी जाती है बेटा रेट वहां पर। अब सर यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में रेट क्या है? देखो बेटा क्या है बेटा, यहां पर जो वो क्वांटिटी है वो क्या है बेटा? वो तो चार्जेस है, क्योंकि हमने बोला ना द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो चार्जेस जो हमारे हैं, जब हम इसको करेंगे डिवाइड बाय टाइम, वो कहलाएगी बेटा यहां पर आपकी करंट।
वो कहलाएगी बेटा आपकी करंट। और एक बार रिपीट कर लूंगा, जो आपके चार्जेस है, जब आप कितने चार्जेस को जब आप डिवाइड कर रहे हो टाइम से, वो कहलाती है करंट। यानी इसका मतलब क्या है, चार्जेस को डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, इसका मतलब है कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, वो कहलाता है बेटा आपका करंट। और एक बार रिपीट करूंगा, कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, उसको कहते हैं बेटा आपकी इलेक्ट्रिक करंट। उसी को इस एक्सप्रेशन को ही मैंने यहां पर लिखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चार्ज को डिवाइड बाय जब टाइम करेंगे वो कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट। उर्दू में इसका मतलब है कितने चार्जेस कितने टाइम में बह रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, उसको बता देते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। आया बेटा समझ? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? शाबाश। इसके बाद और हम आगे चलेंगे। अब हम करंट के यूनिट्स की बात कर लेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कॉल्ड एज द एसआई यूनिट की हम बात कर लेंगे बेटा। उससे पहले अगर हम पहले चार्जेस की बात कर लेंगे, चार्ज जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। टाइम हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, और करंट हमारी रिप्रेजेंट की जाती है आई से। ठीक है बेटा, ये मैंने सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताई चार्ज की, टाइम की और करंट की। अगर हम एसआई यूनिट की बात कर लेंगे तो जो बेटा चार्ज हमारा हो, किसकी एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं? करंट की एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। तो चार्ज का जो बेटा एसआई यूनिट होता है दैट इज कोलम्ब, COLOUM, इसको बता देते हैं कोलम्ब। अगर हम टाइम की एसआई यूनिट की बात कर लेंगे दैट इज कॉल्ड सेकंड, SECOND, विच इज इक्वल टू करंट। यानी करंट की जो एसआई यूनिट है वो है कोलम्ब पर सेकंड। कोलम को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है C से, सेकंड को रिप्रेजेंट किया जाता है S से, इज इक्वल टू I। ठीक है बेटा, आपको पता है S का पावर वो तो यहां पर 1 ही है। अगर मैं अब इसको S को ले जाऊं ये डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कोलम सेकंड -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसका पावर पॉजिटिव है, जब न्यूमरेटर में चला जाएगा इसका पावर उल्टा हो जाएगा, दैट इज -1 इज इक्वल टू करंट। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट। और एक बार रिपीट कर लूंगा, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। जब हम अब एसआई यूनिट की बात कर लेंगे तो जो चार्ज है हमारा वो रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम से यानी सी से, जो सेकंड है हमारा एसआई यूनिट में वो रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, तो इज इक्वल टू करंट। बट मैंने आपको बोला अगर मैं इस सेकंड को न्यूमरेटर में लाऊं तो आएगा कॉलम सेकंड -1 रेज पावर -1 इज इक्वल टू करंट। ये करंट के एसआई यूनिट्स है। आया बेटा यहां तक समझ? यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट उठा लो बेटा, उसके बाद हम और एक बात कर लेंगे एसआई यूनिट्स पर। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। तो अब हमने यहां पर बात कर दी कि करंट का जो एसआई यूनिट है डिराइव करके मैंने आपको दे दिया कि दैट इज कोलम सेकंड रेज पावर -1, या आप बोल सकते हो कोलम पर सेकंड। लेकिन बेटा एक साइंटिस्ट था, फेमस साइंटिस्ट, जिसका नाम था एंड्रे एम्पियर। उसने बहुत ट्रमेंडस काम किया है बेटा आपकी करंट पर, जिसकी वजह से हम ज्यादातर ये यूनिट्स यूज नहीं करते हैं करंट के, हम करंट के यूनिट्स ज्यादातर जो यूज करते हैं बेटा आपके न्यूमेरिकल्स में भी, आपके डे टू डे लाइफ में भी, दैट इज एम्पियर। यानी हम बोलते हैं यूनिट ऑफ करंट इज, पहले मैं इस चीज को रिपीट करूंगा सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। एक तो आपने ये यूनिट भी रख लिया इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया, और हम लेकिन जो साइंटिस्ट जिसने काम किया ट्रमेंडस बेटा करंट पर, तो उसके बिना पर हम बोलते हैं यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। दिस इज द यूनिट ऑफ द करंट। तो आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में भी देख लोगे, और आप मैक्सिमम सवालों में भी देख लोगे, और आप मैक्सिमम जगहों पर भी देखोगे, आपके डे टू डे लाइफ में भी देखोगे कि करंट जो हमारी होती है उसका जो यूनिट है वो हम लेते हैं बेटा जी एम्पियर। क्या लेते हैं बेटा? एम्पियर। तो बेटा जी ये बात थी आपके करंट की, ये बात थी आपके करंट की और उसके यूनिट्स की। अब यहां पर मैं एक सवाल इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्लियर करवाना चाहता हूं कि जो ये वाला क्वेश्चन है, आप अपने किताब पर भी ये देख सकते हो, क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं स्टार करूंगा यहां पर। क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ द करंट। डिफाइन करो यूनिट ऑफ द करंट। हाँ जी बेटा, मैं आपका इसका आंसर समझाऊंगा क्या कैसे एग्जाम में बराबर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में करना है। सबसे पहले आप बोलोगे द यूनिट ऑफ द करंट। आप कॉलम पर सेकंड की जिक्र नहीं करोगे, आप डायरेक्टली वहां पर बोलोगे द यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर।
क्या लिखोगे बेटा आप सबसे पहले वहां पर इसका आंसर आप लिखोगे यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ब्रैकेट में लिख लेना ए। अब ये साथ में और ये भी बता रहा है, पहले आपने ये बताया कि करंट का यूनिट क्या है, फिर ये बता रहा है ना कि ये डिफाइन भी कर लो इस यूनिट ऑफ करंट को। देखो आप बोलना, आप लिखना वी नो, वी नो करंट जो होती है इट्स बेसिकली चार्ज, आप लिख लेना एग्जाम में बराबर ऐसे ही कि करंट जो है वो तो है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो करंट इज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। और इसको जब आप यूनिट्स में ऐसा यूनिट्स में लिख लोगे, वो लिख लोगे आप आई इज इक्वल टू सी बाई एस, ठीक है बेटा। यूनिट ऑफ द करंट ऑफ एम्पियर ही लिखोगे। अब मुझे इस एम्पियर को करना है ना डिफाइन। देखो बेटा कैसे इस एम्पियर को मैं डिफाइन करूंगा। आप बोलोगे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मतलब 1 एम्पियर हमने क्या बोला, हमने बोला करंट का जो ऐसा यूनिट है, एक तो है वो कूलम पर सेकेंड, मगर ज्यादातर हम यूज करते हैं एम्पियर ही। देखो अब इस 1 एम्पियर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा। अगर मैं इस करंट के कोफिशिएंट में तो कुछ अगर है ही नहीं, वो तो पता ही है कि वो 1 ही है। सिमिलरली कॉलम के पास यहां पर भी मैं 1 ही रख लूंगा और सेकंड ये भी 1 ही है। ये अंडरस्टूड था पहले भी, फिर भी आपको दिखा दिया कि 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है। तो अगर मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना होगा तो मैं बोलूंगा 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge flows in 1 second। आई होप कि बेटा आपको ये डिफिनेशन समझ में आई हुई होगी। समझना और एक बार, मैंने बोला 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर इज द करंट, वो क्या है, वो करंट है। कब है वो 1 एम्पियर करंट, जब इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब सिर्फ 1 कूलम ऑफ द चार्ज फ्लो कर लेगा। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। सो ये बन गया बेटा आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का, डिफाइन द यूनिट ऑफ द करंट। तो क्या लिख लोगे सबसे पहले, द यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, वी नो दैट करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करंट की आई, चार्ज की क्यू, टाइम की टी। फिर इसी करंट को अगर मैं इस चार्ज और टाइम को ऐसा यूनिट्स में लूंगा तो ये आएगा कूलम पर सेकेंड, आएगा कि नहीं। फिर मैंने आपको बोला इस 1 एम्पियर को लगा लो, यहां से भी 1 1 1, कैसे मैं 1 एम्पियर को डिफाइन करूंगा, इट इज द करंट, ये तो करंट ही है, हाँ जी ये तो करंट ही है, 1 एम्पियर इज द करंट। लेकिन कब, कितनी करंट, 1 एम्पियर तो करंट है, हमने मान लिया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहां पर 1 एम्पियर है, लेकिन कब, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा होगा 1 सेकेंड में बेटा जी। आई होप कि ये सवाल भी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो बेटा, शाबाश। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। और इसी के साथ अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की यहां पर बेटा बात कर लेंगे। चलो जी, आई होप कि अब अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब सवाल बेटा पैदा हो जाता है कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब मैं बात करना चाहता हूं बेटा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पर। किस पर बेटा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बेटा एक इतना अच्छा सवाल है, मैक्सिमम बच्चों को बेटा इसमें डाउट हो जाता है कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। तो आई होप कि जो बच्चा फुल कंसंट्रेशन से मेरी ओर रख लेगा और इस कॉन्सेप्ट को फुल तरीके से समझेगा तो उसको कयामत की सुबह तक कोई भी अब डाउट या कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, ये आपके साथ प्रॉमिस है, बट सिर्फ फुल कंसंट्रेशन बेटा मेरी ओर। बेटा अब हम बात कर लेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, हम बात कर लेंगे डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर लेंगे। समझो बेटा, बेटा सपोज ये कोई भी वायर है, क्या है बेटा, कोई भी वायर है, और मान लो कि ये वायर यहां से एक सेल के साथ कनेक्टेड है। क्या है, एक सेल के साथ कनेक्टेड है। ये मान लो कोई भी वायर है यहां पर, ठीक है बेटा।
मेटेलिक वायर कोई भी, और ये एक सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। सप्लाई यानी जहां से एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, और वो क्या यहाँ पर, वो मैंने कोई सेल बना दी। सर ये क्यों, इसको मैं बैटरी क्यों नहीं कहूंगा, बैटरी द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, मैंने यहाँ पर एक सेल सीरीज बना ली। और उसके साथ आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट भी आपने क्या बनाया यहाँ पर। देखो बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी लाइट है, मुझे नहीं पता है कि क्या आपको कैमरा में ये लाइट दिख रही होगी यहाँ पर या नहीं, तो यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब से निकल रही है लाइट, लेकिन लाइट निकल रही है इससे जब मैंने स्विच को किया हुआ है ऑन। ठीक है बेटा, आप आवाज इनफैक्ट मतलब सुनोगे। अगर मैं स्विच को करूंगा बेटा ऑफ, एक मिनट, हाँ, तो अगर यहां पर ये बल्ब है, बल्ब से निकल रही है लाइट, इस लाइट का स्विच अगर मैं ऑन करूंगा, समझो मैंने किया स्विच ऑफ, क्या किया, स्विच ऑफ, तो लाइट चली गई, अब मैं करूंगा और स्विच ऑन, तो लाइट आ गई। सिमिलरली जो आपका मैंने एक सेटअप यहां पर बनाया है, इसमें एक स्विच होता है। क्या होता है बेटा, स्विच। अब जो मैंने यहां पर ऐसे जो ये ब्रैकेट्स दो बनाए हैं और कुछ भी और बाकी नहीं बनाया है, इसका मतलब हमको फिजिक्स के प्रिंसिपल्स बता देते हैं कि इसका मतलब होता है स्विच ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्विच ऑफ, यानी इसका मतलब है अभी इस सेटअप में, यानी अभी इस वायर में कोई भी करंट नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी, कोई भी करंट बेटा नहीं चलेगी। आप बोलोगे सर स्विच यहां पर है, सप्लाई सर यहां पर है, सर इलेक्ट्रॉन्स को तो यहां से तो एनर्जी मिल रही होगी। हाँ चलो, मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई मिल गई, यानी ये तो सारी वायर ही है ना, तो मेटेलिक वायर ही है। चलो सर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, चलो इलेक्ट्रॉन जब यहां पर चलेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आगे कहां से बढ़ेंगे, यहां से तो कोई ऐसा पाथ ही नहीं है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे लेगा। सर क्यों नहीं लेगा, क्योंकि स्विच तो ऑफ है, सर्किट तो ब्रेक हो रहा है यहां पर। अब सर आप बोलोगे सर आपने एक वर्ड यूज किया सर्किट, सर्किट क्या है। हाँ बेटा मैं समझाऊंगा सर्किट भी क्या है। बेटा जब हम सर्किट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट की, इसी से आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इसको मैं स्टार करूंगा यहां पर, ये सवाल भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो सर्किट क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ। सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है। क्या होता है, क्लोज्ड पाथ, जिसे क्या हो, थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन फ्लोज रिजल्टिंग इन द करंट। मैं लिखूंगा यहां पर सर्किट क्या है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ। ये एक क्लोज्ड पाथ है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच electrons flow from one end to another end. It is a closed path through which the electrons flow from one end to another end, resulting in production of current. सर और एक बार समझाइए इस डेफिनेशन को। हाँ बेटा जी मैं और एक बार समझाऊंगा। सवाल है सर्किट क्या होता है। मैंने आपको बताया सर्किट जो है ये क्लोज्ड पाथ है। सर क्लोज्ड पाथ कैसे बनेगा, क्लोज्ड पाथ बनेगा जब ये स्विच यहां पर ऑन होता। ऑन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक डॉट लगाया, इसका मतलब ये है अब स्विच ऑफ नहीं है, अब स्विच हमने ऑन कर दिया, यानी स्विच को मैंने अब ऑन कर दिया। सो इट इज अ क्लोज्ड पाथ। लेकिन कब है ये क्लोज्ड पाथ, इट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं और स्विच है ऑन, वो इलेक्ट्रॉन को अब एक पाथ मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। अब सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा था, इससे पहले जब डॉट था ही नहीं तो सर्किट हो रहा था ब्रेक, इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंचते बट आगे जाते ही नहीं। अब मैंने स्विच को कर दिया ऑन। ऑन का मतलब ये चीज है कि अब इसको एक पाथ मिल गया यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को आगे चलने के लिए। तो इसीलिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि इट इज अ क्लोज्ड पाथ। सर्किट की जब मैं बात करूंगा तो सर्किट क्या है, ये क्लोज्ड पाथ है। इट इज अ क्लोज्ड पाथ यानी फुल यहां से लेकर इस एंड से लेकर बराबर जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो यहां तक दूसरे एंड तक कोई भी इसमें ब्रेक नहीं आनी चाहिए।
सो इट इज अ क्लोज्ड पाथ, तो ये फुल एक क्लोज्ड पाथ है थ्रू विच, जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करेंगे, ठीक, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। एक एंड ये है, जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहां से तो दूसरा एंड, पहला एंड नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल। सो इट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द करंट। और आपको पता ही है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर लेंगे बराबर एक एंड से दूसरे एंड तक, दैट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बेटा। लेकिन ये तो एक टॉपिक, सब टॉपिक हमको निकला इस टॉपिक से कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट से, बट मुझे समझाना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। समझो बेटा, तो आई होप कि अब सर्किट आपको समझ में आया हुआ होगा, स्विच का भी कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आया हुआ होगा। कुछ स्विच क्या करता है, ये इस सर्किट को कंप्लीट करता है, इससे पहले वो सर्किट नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन्स को कोई पाथ ही नहीं आगे मिल रहा है। स्विच को ऑन होने से अब इलेक्ट्रॉन्स को पाथ आगे मिल रहा है फ्लो करने के लिए, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक बेटा, शाबाश। अब सवाल है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आपको पता है ये चीज ऑलरेडी कि ये एक मेटेलिक वायर है और इस मेटेलिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये अभी अपने वैलेंस शेल में ही घूम रहे हुए होंगे, और जो रिजल्ट करंट में नहीं, जो रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं करती है, यानी जो रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट में नहीं करती है, अब वो फिर कैसे करेगी, समझो बेटा बात। अब जब मैंने सप्लाई दे दी, सप्लाई का मतलब अब मैंने यहां से इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, किसको प्रोवाइड कर रहा हूं, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। करो इसको, इस कॉन्सेप्ट को उसी कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने इसे पहले वाले लेक्चर में भी बोला और आज स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बोला। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है इस सेल की मदद से एनर्जी, हाँ जी एनर्जी मिल गई, तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे, मैं जो अब वो फ्लो करने लगेंगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स, जो मैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा रहा हूं ना यहां से, ये आप ऐसे समझोगे, आप ऐसे मान लेना कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एटम से जंप कर रहे हैं दूसरे एटम के वैलेंस शेल में, तो दूसरे वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है और उसमें जो पहला वाला भी आ गया तो वो चल रहे हैं तीसरे में, ऐसे ही चौथे में, ऐसे ही ट्रिलियंस होंगे, ऐसे ही आगे आगे जा रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से ये चले जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है, दे वुड हैव अ थर्स्ट टू गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाना चाहता है। जैसे एक लड़का तो शादी लड़के के साथ ही नहीं कर लेगा, एक लड़का चाहेगा शादी अपनी लड़की के साथ करने में, ठीक है बेटा, इंटरेस्टेड उसी में होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं रहने की कोशिश कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव के पास ही जाने की कोशिश कर लेगा बेटा। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अल्टीमेटली पहुंच रहा है पॉजिटिव टर्मिनल के पास से। अब ऐसे ही ये चीज कंटिन्यूअसली होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जब तक कि बैटरी सप्लाई करती जाएगी बेटा जी। आई बेटा बात समझ, शाबाश। अब जिस डायरेक्शन में, अब समझो बेटा कॉन्सेप्ट को समझ लो बेटा। नाउ दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट विच नाउ आई एम टेलिंग यू, विच आई हैव स्टडीड फ्रॉम द एस.सी. वर्मा, और कैसे जैसे मुझे अपने टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। एंड द मेन क्रेडिट जिसको मैं देना चाहता हूं, his name is E.R. Zahid Manzoor sir, one of the best teachers in the valley of the physics। तो अब समझो, उन्होंने जैसे मुझे कॉन्सेप्ट समझाया वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। समझो बेटा मेरी बात, इलेक्ट्रॉन जाए, सप्लाई दी मैंने तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना बेटा, ऐसे जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। अब समझो बेटा बात, अब समझो मेरा सर भी क्या कह रहा है और एस.सी. वर्मा भी क्या कह रही है। अब समझो बेटा मेरी बात, इलेक्ट्रॉन जब यहां से एक एंड से, एक टर्मिनल ऑफ द सेल से लेकर जा रहे हैं दूसरे टर्मिनल तक, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहे हैं असली में करंट की डायरेक्शन भी वही है। जहां से समझो बेटा बात, फुल समझना इस बात को, इलेक्ट्रॉन जहां से फ्लो कर रहे हैं करंट की भी डायरेक्शन असली में बराबर ऐसे ही है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उस करंट को हम बोलते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जहां से करंट भी अब फ्लो कर रही है। ऐसे मुझे अपने सर ने समझाया और ऐसी इसी वर्मा पर लिखा हुआ है, उसको बता देते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन करंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। किसको बता देते हैं इलेक्ट्रॉन करंट,
जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में आपकी करंट भी फ्लो कर रही है। असली में यही हो रहा है, असली में मैं लिखूंगा उर्दू में भी यहां पर, असली में यही हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी करंट भी जाती है, और उसी करंट को हम नाम देते हैं एज द इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन 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 फिजिक्स डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मानती है? फिजिक्स ने बोला कि जो पुराना ज़माना था, जब इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में जब बातें हो रही थी, जब डिस्कवरीज हो रही थी, जब इन्वेंशंस हो रही थी, और जब इसकी एक स्टडी हो रही थी, तो उस वक्त उनको क्या लगा? उनको लगा इट इज़ नॉट द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रोड्यूसिंग द करंट, इट इज बेसिकली द प्रोटॉन्स। इनको लगा शायद यहां से प्रोटॉन्स चल रहे हैं और प्रोटॉन्स ही रिजल्ट करती है करंट को। और फॉर एग्जांपल अगर प्रोटॉन्स जा रहे हैं ना फ्रॉम, मान लो ऐसे यहां से जा रहे हैं प्रोटॉन्स इस वाले डायरेक्शन से, सो दीज आर प्रोटॉन्स, और जहां से प्रोटॉन्स जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी बेटा वहीं से ही है, तो इन्होंने बोला करंट की डायरेक्शन है ऐसे, यानी प्रोटॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। मगर लेटर ये चीज प्रूव हुआ कि प्रोटॉन्स कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ही। लेकिन फिर भी उन पुराने साइंटिस्ट्स के आधार पर उनको ऑनर दिया गया, उनको उनकी इज्जत रखने के लिए माना जाता है अभी भी। अब हम ये हम मानते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इस करंट को जो असली में ऐसी है ही नहीं, लेकिन ये हम देते हैं ऑनर उन पिछले वाले जमाने के साइंटिस्ट को, उस करंट का नाम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो इस करंट का नाम हम बोलते हैं बेटा कन्वेंशनल करंट, वरना असली में करंट की डायरेक्शन ये है ही नहीं पॉजिटिव टू नेगेटिव। असली में तो है जहां से इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट उन साइंटिस्ट्स को ऑनर देने के लिए हम करंट की डायरेक्शन जो है वो लेते हैं, वही जो उन्होंने ली हुई थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस करंट को हम नाम देते हैं एज द कन्वेंशनल करंट। इस करंट को क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। सो आई होप कि अब आपको आज ये कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन करंट क्या होती है, कन्वेंशनल करंट क्या होती है। सर अगर हमको अब सवाल किया जाएगा प्रैक्टिकल्स में, जब प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन, जब प्रैक्टिकल का एग्जाम्स होता है वहां क्वेश्चन किया जाएगा, वाइवा में बोला जाएगा, या कोई भी आज के बाद दुनिया में सवाल करेगा कि डायरेक्शन क्या है करंट की, तो आपको बोलना है वही कि जो पिछले साइंटिस्ट के ऑनर में इनको रखा गया कि डायरेक्शन करंट की हम लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज कन्वेंशनल करंट। वरना असली क्या थी? जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वहीं से करंट भी फ्लो करती है, बट वो नहीं हम मानते हैं आप इस ऑनर देने के लिए कि जहां से प्रोटॉन्स फ्लो, जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट आ रही है, इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट बेटा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। सो बेटा आई होप कि आपने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। नाउ लेट मी कम टू द न्यूमेरिकल्स। अब मैं न्यूमेरिकल्स पर आना चाहता हूं जो बेटा मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिखे हुए थे बेटा। शाबाश शाबाश। अब समझो बेटा कैसे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को करना है, क्या करना है वो मैं फुल समझाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 12.1 सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 12.1 सॉल्यूशन। तपन बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। सर फिलामेंट क्या होता है बेटा? जो आपकी बल्ब होती है ना, बल्ब ग्लो कैसे करती है? क्योंकि इसके अंदर जो फिलामेंट जो होता है, जो बना हुआ होता है टंगस्टन का, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, असली में वो हीट अप हो जाता है, वो ग्लो करता है और उसकी वजह से बेटा करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अब मुझे यहाँ पर जिसकी वजह से लाइट आती है, अब मुझे यहाँ पर बल्ब नहीं है, तो मतलब अब वैसा बल्ब नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट वाला जो आपको फुल दिखता। तो अब आप अपने घर में देखोगे जो एक बल्ब होती है, बल्ब के अंदर आपको फिलामेंट लगा हुआ होता है, हाँ, तो वो बेसिकली हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग में, तो वो बेसिकली ग्लो करता है, तो उसकी वजह से लाइट आ जाती है, तो उसको बोलते हैं फिलामेंट। सो अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। तो अभी तक आपको ये चीज आपको मिल रहा है कि करंट जो बेसिकली है दैट इज 0.5 एम्पीयर्स। ठीक है बेटा। कितने टाइम के लिए? फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए करंट ले रहा है। तो टाइम क्या है बेटा आपका? यहाँ पर टाइम है 10 मिनट्स।
अच्छा, फिर फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू सर्किट। आपको बोलना है कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में। जब भी बेटा आपको कोई चीज गिवन हुआ होगा, सबसे पहला उसूल है न्यूमेरिकल्स का, देखना कि वो एसआई यूनिट्स में है या नहीं है। अगर हम करंट की बात कर लेंगे, हाँ जी बेटा वो एम्पियर्स में है, ठीक बात है। अगर मैं टाइम की बात करूंगा, इट्स 10 मिनट्स, लेकिन उसको पहले हम सेकंड्स में लाएंगे। तो आपको देखो, आप बोलोगे सर आप कैसे हम 10 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में? सर हमको नहीं आता है, मैं समझाऊंगा। बेटा 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, है बेटा कि नहीं? अब 10 मिनट्स में हमको देखना है, तो करो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो 10 मिनट्स यहां से भी और 60 इंटू 10 सेकेंड्स, तो मैंने किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। इसका मतलब है 10 मिनट्स है बराबर 600 सेकेंड्स को, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। और आप एग्जामिनर को वहां पर ये साइड में दिखाना भी कि 600 सेकेंड्स कहां से आ गए, उसका दिल खुश हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आपको निकालना है कि जो फ्लो करता है सर्किट में। देखो बेटा, आप लिखोगे कि वी नो, हमको बेटा पता है, क्या पता है बेटा? वी नो दैट करंट इज बेसिकली इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, है बेटा कि नहीं? सो आई इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज निकालना है, लेकिन करंट दी हुई है, करंट कितनी है 0.5। अब यहां पर आपको साथ में एम्पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0.5 इज इक्वल टू चार्ज निकालना है। बेटा टाइम कितना है? टाइम इज 600, तो दे दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.5 इंटू 600 इज इक्वल टू क्यू। ठीक, इसके बाद कैसे सॉल्व कर लोगे समझो बेटा। 0.5 को मैं लिख सकता हूं 5 डिवाइड बाई 10b इंटू 600 इज इक्वल टू क्यू। एक जीरो के साथ कैंसिल हो गया, 0 6 इंटू 5 हो गया 30, तो 300 कोलम्ब्स इज इक्वल टू चार्ज। यानी लास्ट में आप क्या लिख लोगे? ये बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू सर्किट इज 300 कोलम। ठीक है बेटा, ये लिख लेना लास्ट में। जब आप ये लिख लोगे ना कि आपको निकला 300 कोलम इज इक्वल टू क्यू, सर आपने सी कहां से लाया? क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कोलम। फिर इसके बाद लिखना लास्ट में देयरफॉर, मैं जो बोलूंगा ना ऑरली लिखो इसको, देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 300 कोलम्स। तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 12.1 जो है सॉल्व हो गई। किस फॉर्मूला से? जो अभी तक हमने पढ़ी थी कि करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो बेटा। सो आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। हमारे पास 2-3 मिनट्स है, तो उसमें हम ये न्यूमेरिकल एक जल्दी खत्म कर लेंगे। समझो बेटा, क्वेश्चन है कैलकुलेट, तो ये भी हमारा हो गया। अब है लास्ट का क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो बेटा कैसे कर लेंगे हम इस चीज का सोल्यूशन। बेटा यू ऑलरेडी नो दैट, या आपको अगर पता भी नहीं होगी तो मैं आपको बताऊंगा, जो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका जो बेटा चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। असली में ये 1.6 10⁻⁻19 कोलम नहीं है, असली में ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम है। बट जब आप यहां पर आप चार्ज की बात कर लोगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, वो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो उसमें ये माइनस साइन हम दिखाते नहीं है, वरना इट्स बेसिकली -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, बट वी टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ठीक है बेटा, लेकिन आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक तो हमने एक इलेक्ट्रॉन देखा, उसका चार्ज जितना है, बट ये बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं इस यहां से चार्ज है ना, इसको मैं बनाऊंगा 1। कैसे वो बन सकता है? इस सारे नंबर को मैं उतारूंगा नीचे, यानी मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स यहां से 7 है, इज इक्वल टू 1 कूलम। अब यहां पर 1 कूलम बचा है ना, क्योंकि जब सारा उतरा नीचे तो सी का कोफिशिएंट क्या है, वो तो 1 ही रहा। तो अब गिनेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है। मैं क्या कर लूंगा 1 डिवाइड बाई 1.6 को मैं लिख सकता हूं 16 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, -19 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कोलम। अब इस 10 को अगर मैं यहां पर ऊपर चढ़ाऊंगा यहां पर, तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻1, और वो हो गया 1/16 इंटू 10⁻⁻20। ठीक है बेटा, उसके बाद
अब मैं करूंगा ये 1 डिवाइड बाई 16। अब बोलोगे सर कैसे किया जाता है? हाँ बेटा मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे किया जाता है डिवाइड। और जो बेटा मैं रफ में दिखाऊंगा, देखो बेटा 1 अंदर 16 बाहर, पॉइंट तो यहां पर आ जाएगा 0, अभी भी डिवाइड नहीं हो जाएगा तो और एक 0 चढ़ाएगा, यहां पर आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 6 आई गेस, 6 आएगा 96। हाँ 16 इंटू 6 वो हो गया 96, तो यहां पर कितना बचा, यहां पर बचेगा 10 में से काटेंगे हम 6 तो हो गया आपका 4। तो अभी भी हम नहीं हो सकता है तो खुद ही 0 चढ़ाएंगे क्योंकि पॉइंट हमने चढ़ाया हुआ है। तो 16 इंटू 2 वो हो गया 32, तो 8, पॉइंट चढ़ाया हुआ है तो 0, तो 16 इंटू 5 वो हो गया 80, तो रिमाइंडर आएगा 0। यानी 1 डिवाइड बाई 16 जो है दैट इज 0.625 इंटू जो ये 10 रेज पावर माइनस 20 है, इसको मैं ऊपर चढ़ाऊंगा, वहां पर ये बचेगा, बनेगा 10 रेज पावर 20। हर एक, यहां तक भी आपका आंसर सही है, लेकिन हर एक ये है किसके बराबर, 1 कॉलम। हर एक चीज को रखा करना, और यहां से क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे ई चल रहा है ना साहब में, इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 कॉलम। हर एक चीज को अपने साइंटिफिक नोटेशन में रखा करना। साइंटिफिक नोटेशन एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, कोई अदर देन 0। देखो बेटा सॉरी इट इज 0.0625, ठीक है। अगर मैं पॉइंट लूंगा 0 के राइट हैंड साइड में, तो यहां से पावर आ जाएगा 10 रेज पावर 19, और जब मैं पॉइंट चढ़ाऊंगा 6 के आगे, तो मैंने 2 स्टेप्स में आगे गया, तो यहां पर पावर उतरेगा 2 नीचे, तो 10 रेज पावर 18। तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 1 कॉलम ऑफ द चार्ज बेटा। So this completes your in text questions also और example number 12.1। आया बेटा समझ? तो हमारा टाइम कितना रहा है? So 41। So I hope कि बेटा यहाँ पर हमको अब वीडियो को एंड करना है, क्योंकि वरना वीडियो मेरा सबमिट हो जाता है 40 मिनट्स के बाद। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो टिल देन अस्सलाम वालेकुम।